गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने ड्राउट यानी कि सूखे के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो में भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में तो पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हमारी वीडियो या अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। पृथ्वी का यानी कि जो सरफेस है, अगर वो इधर उधर हिले उसे को हम भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने यानी कि जो एनर्जी निकलने लगती है पृथ्वी के सरफेस से, उसी को भूकंप कहते हैं। कहे जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त यानी कि समाप्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है भूकंप में। भूकंप का मापन भूकंप मापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। एक भूकंप का आघूर्ण परिमाण मापक्रम पारंपरिक रूप से नापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित रिक्टर परिमाण लिया जाता है। 3 या उससे कम रिक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों को तीव्रता का मापन विकसित मरकैली पैमाने पर किया जाता है। मतलब अगर भूकंप जो रिक्टर पैमाने से मेज़र किया जाता है इसका, वो अगर 3 अंक तक रहे इसकी तीव्रता, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर यह शहरी क्षेत्रों में आ जाए, तो अगर यह 7 या उससे अब 8 हो, 9 हो, 6.5 हो, तो इसका असर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है और यह काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप उप रिकेंद्र अपतटीय स्थिति में होता है या समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। सर्वाधिक सामान्य अर्थ में किसी भी सीस्मिक घटना का वर्णन करने के लिए भूकंप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक घटना है या भूकंप या मनुष्यों के कारण हुई कोई घटना जो सीस्मिक तरंगों को उत्पन्न करती हैं। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवास पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। मतलब भूकंप आने के जो कारण हो सकते हैं वो क्या है? गैस प्रवास अगर होने लगे पृथ्वी के भीतरी, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हो सकते हैं। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है। जहाँ से भूकंप मतलब उठा है, चलना चालू हुआ है, उसी को हम केंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। सब उप परिकेंद्र का अर्थ है भूमि के स्तर पर ठीक इसके ऊपर का बिंदु। के मामले में बहुत से भूकंप प्लेट सीमा से दूर उत्पन्न होते हैं और विरूपण के व्यापक क्षेत्र में विकसित तनाव से संबंधित होते हैं। यह विरूपण दोष क्षेत्र उदा बिग बंद क्षेत्र में प्रमुख अनियमितताओं के कारण होते हैं।
नॉर्थ राइड भूकंप ऐसे ही एक क्षेत्र में अंध दबाव गति से संबंधित था। एक अन्य उदाहरण है अरब और यूरेशियन प्लेट के बीच तिर्यक अभिकेंद्रित प्लेट सीमा, जहां यह जाग्रोस पहाड़ों के पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर हिस्से से होकर जाती है। इस प्लेट सीमा से संबंधित विरूपण एक बड़े पश्चिम दक्षिण सीमा के लंबवत लगभग शुद्ध दबाव गति तथा वास्तविक प्लेट सीमा के नज़दीक हाल ही में हुए मुख्य दोष के किनारे हुए लगभग शुद्ध स्ट्रीक स्लिप गति में विभाजित है। इसका प्रदर्शन भूकंप की केंद्रीय क्रियाविधि के द्वारा किया जाता है। सभी टेक्टोनिक प्लेट्स में आंतरिक दबाव क्षेत्र होते हैं जो अपनी पड़ोसी प्लेटों के साथ अंतर क्रिया के कारण या तलछटी लदान या उतराई के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे डेग्लेशियंस। ये तनाव उपस्थित दो सतहों के किनारे विफलता का पर्याप्त कारण हो सकते हैं, अतः यह प्लेट भूकंप को जन्म देते हैं। अब चलिए हम नीचे अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा क्या है इसी में, उथला और गहरे केंद्र का भूकंप, जो मतलब काफ़ी गहराई से उत्पन्न हुआ हो। अधिकांश टेक्टोनिक भूकंप 10 किलोमीटर से अधिक की गहराई से उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब जो अधिकतर हमारे ये आते हैं भूकंप, यह ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर से नीचे से नहीं आते, ज़्यादातर ये उसी के ऊपर से ही उत्पन्न हो जाते हैं। 70 किलोमीटर से कम की गहराई पर उत्पन्न होने वाले भूकंप छिछले केंद्र के भूकंप कहलाते हैं, जबकि 70 से 300 किलोमीटर के बीच की गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप मध्य केंद्रीय या अंतर मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। निम्न स्खलन क्षेत्र सबडक्शन में, जहां पुरानी और ठंडी समुद्री परत अन्य टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है। गहरे केंद्रित भूकंप अधिक गहराई पर यानी कि 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक आ सकते हैं। सीस्मिक रूप से सबडक्शन के ये सक्रिय क्षेत्र वदाती बेनियोफ क्षेत्र कहलाते हैं। गहरे केंद्र के भूकंप उस गहराई पर उत्पन्न होते हैं जहां उच्च तापमान और दबाव के कारण सबडक्टेड स्थलमंडल भंगुर नहीं होना चाहिए। गहरे केंद्र के भूकंप के उत्पन्न होने के लिए एक संभावित क्रियाविधि है। ओलिवाइन के कारण उत्पन्न दोष को स्पाइनल संरचना में एक अवस्था संक्रमण के दौरान होता है। अब नीचे हम देख लेते हैं भूकंप और ज्वालामुखी में गतिविधियाँ, कैसे इनमें परिवर्तन होते हैं। गतिविधि, भूकंप अक्सर ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं, जहाँ मतलब ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो रहते हैं, वहाँ पे भूकंप की भी संभावना होती है। यहाँ इनके दो कारण होते हैं, या तो टेक्टोनिक दोष यानी कि उनकी जो परतें होती है इधर उधर हिल जाएं, तथा ज्वालामुखी में लावा की गतियाँ। ऐसे भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट की पूर्व चेतावनी होती है। अब भूकंप समूह क्या होते हैं? एक क्रम में होने वाले अधिकांश भूकंप स्थान और समय के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। अब भूकंप झुंड क्या होता है? झुंड, यदि ऐसा कोई झटका ना आए जिसे स्पष्ट रूप से मुख्य झटका कहा जा सके, तो इन झटकों के क्रम को भूकंप झुंड कहा जाता है। और ये जो भूकंप का तूफान होता है, इसे क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं हम। कई बार भूकंपों की एक श्रृंखला भूकंप तूफान के रूप में उत्पन्न होती है, जहां भूकंप समूह में दोष उत्पन्न करता है। प्रत्येक झटके में पूर्व यानी कि पहले झटके के तनाव का पुनर्वितरण होता है। ये बाद के झटके के समान है, लेकिन दोष का अनुगामी भाग है। ये तूफान कई वर्षों की अवधि में उत्पन्न होते हैं और कई दिनों बाद में आने वाले भूकंप उतने ही क्षति कारक होते हैं। भूकंप कहे तो हला चला है। अब इसके भूकंप के प्रवाह क्या हैं, प्रभाव, असर इनका क्या होता है? भूकंप के प्रवाहों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये प्रभाव यहाँ तक ही सीमित नहीं है।
इनका जो असर होता है यानी कि इफेक्ट, झटके और भूमि का फटना भूकंप का प्रभाव हो सकता है। झटके और भूमि का फटना भूकंप के मुख्य प्रभाव हैं, जो मुख्य रूप से इमारतों व अन्य कठोर संरचनाओं कम या अधिक गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। स्थानीय प्रभाव की गंभीरता, भूकंप के परिमाण के जटिल संयोजन पर, एपीसेंटर से दूरी पर और स्थानीय भूवैज्ञानिक व भू आकारिकी स्थितियों पर निर्भर करती है, जो तरंग के प्रसार कम या अधिक कर सकती हैं। भूमि के झटकों को भूमि त्वरण से नापा जाता है। विशिष्ट भूवैज्ञानिक, भू आकारिकीय और भू संरचनात्मक लक्षण भू सतह पर उच्च स्तरीय झटके पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कम तीव्रता के भूकंप भी ऐसा करने में सक्षम हैं। यह प्रभाव स्थानीय प्रवर्धन कहलाता है। यह मुख्यतः कठोर गहरी मृदा से सतही कोमल मृदा तक भूकंपीय गति के स्थानांतरण के कारण है और भूकंपीय ऊर्जा के केंद्रीकरण का प्रभाव जमावों की प्रारूपिक ज्यामितीय सेटिंग करता है। दो सतह के किनारे पर भूमि की सतह का विस्थापन या भूमि का फटना दृश्य है। ये मुख्य भूकंपों के मामलों में कुछ मीटर तक हो सकता है। भूकंप का फटना प्रमुख अभियांत्रिक संरचनाओं जैसे बांधों, पुल यानी कि ब्रिजेस और परमाणु शक्ति स्टेशनों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है भूकंप आना, क्योंकि अगर भूकंप आ गया तो इससे कई सारे बांध टूट जाएंगे, जिससे कि बाढ़ की संभावना हो सकती है। ब्रिज टूट जाएंगे, परमाणु शक्ति स्टेशन टूट जाएगा, जिससे रेडिएशन निकलने लगेंगे, तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है। सावधानी पूर्वक इनमें आए दोषों या संभावित भू स्फलन को पहचानना बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं भूस्खलन और हिमस्खलन को। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकते हैं। मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत टूटे लगे बर्फ़ के बने उसे हिमस्खलन कहते हैं, और जो भूस्खलन होते हैं मिट्टी उट्टी का जो अलग हो जाना, दरारें पड़ जाना, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं, जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण हो सकता है। एक भूकंप के बाद किसी लाइन या विद्युत शक्ति के टूट जाने से आग लग सकती है। यदि जल का मुख्य स्रोत फट जाए या दबाव कम हो जाए तो एक बार आग शुरू हो जाने के बाद इसे फैलने से रोकना कठिन हो जाता है। अगर मतलब भूकंप से आग भी यानी कि लग सकती है। मिट्टी द्रवीकरण किसे कहते हैं? मिट्टी द्रवीकरण तब होता है जब भूकंप के झटकों के कारण जल संतृप्त दानेदार पदार्थ अस्थायी रूप से अपनी क्षमता को खो देता है और एक ठोस से तरल में रूपांतरित हो जाता है। मिट्टी द्रवीकरण कठोर संरचनाओं जैसे इमारतों और पुलों को द्रवीभूत में झुका सकता है, यह डुबा सकता है। सुनामी, बाढ़ आदि सब ये सब भूकंप के कारण ही होती हैं। सुनामी समुद्र के भीतर भूकंप से या भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से समुद्र में टकराने से सुनामी आ सकती है। उदाहरण के लिए 2004 में हिंद महासागर में जो भूकंप आया था ये उसी का उदाहरण है। अब बाढ़ देख लेते हैं कैसे आ जाती है। यदि बांध क्षतिग्रस्त हो जाए यानी कि जो डैम बने होते हैं नदियों पे वो अगर क्षतिग्रस्त यानी कि खराब हो जाए या टूट जाए तो बाढ़ भूकंप का द्वितीयात्मक प्रभाव हो सकता है। भूकंप के कारण भूमि फिसलकर बांध की नदी में टकरा सकती है, जिसके कारण बांध टूट सकता है और बाढ़ आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब इसके जो मानव प्रभाव हैं, मतलब किस मानवों की क्रियाओं के कारण भूकंप या बाढ़ आ सकते हैं। भूकंप रोग, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, जीवन की हानि, उच्च बीमा प्रीमियम, सामान्य संपत्ति की क्षति, सड़क और पुल का नुकसान और इमारतों को ध्वस्त होना या इमारतों के आधार पर कमज़ोर हो जाना, इन सब का कारण हो सकता है, जो भविष्य में फिर से भूकंप का कारण बनता है। मानव पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है जीवन की क्षति, मतलब भूकंप में मनुष्य की जान भी जा सकती है।
धर्म और पौराणिक कथाओं में भूकंप देख लेते हैं क्या होता है। पौराणिक कथाओं में भूकंप को देवता लोकी के हिंसक संघर्ष के रूप में बताया जाता है। जब शरारत और संघर्ष के देवता लोकी ने सौंदर्य और प्रकाश के देवता बलदर की हत्या कर दी, उससे दंडित करने के लिए एक गुफा में बंद कर दिया गया। उसके पर एक जहरीले सांप रख दिया गया जिससे उसके सर पर जहर टपक रहा था। लोकी की पत्नी सिग्याइन उसके पास एक कटोरा लेकर खड़ी हो गई जिसमें वह जहर इकट्ठा कर रही थी, लेकिन जब भी वह कटोरे को खाली करती जहर लोकी के चेहरे पर गिर जाता था। तब वह उसे बचाने के लिए उसके सर पर दूसरी ओर धक्का देती जिससे धरती कांपने लगती। ग्रीक पौराणिक कथाओं में नेपच्यून भूकंप के देवता थे। भूपटल में होने वाली आकस्मिक कंपन या गति जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भूतल के नीचे भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर होती है, भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल तथा उसकी शैलों में संपीड़न एवं तनाव होने से शैलों में उथल पुथल होती है जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, समस्थितिक समायोजन तथा वितलीय कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भूगर्भ से तप्त मैग्मा यानी कि गर्म जल गैसों आदि ऊपर निकलने के लिए शैलों पर तेजी से धक्के लगाते हैं तथा दबाव डालते हैं जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार भू आकृतिक पराक्रमों द्वारा भूपटल की ऊपरी शैल परतों में समस्थितिक संतुलन बिगड़ जाने पर क्षणिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिसे दूर करने के लिए समस्थितिक समायोजन होता है जिससे शैल परतों में आकस्मिक हलचल तथा भूकंप उत्पन्न होते हैं। कुछ सीमित भूकंप पृथ्वी के अधिक गहराई यानी कि 300 से 720 किलोमीटर में वितलीय कारणों में से ही उत्पन्न होते हैं। अब नीचे हम देख लेते हैं भूकंप, भूचाल या भूडोल भूपर्पटी के वे कंपन हैं जो धरातल को कपा देते हैं और इसे आगे पीछे हिलाते रहते हैं। भूपर्पटी में शैलों की या शैलों के अंदर एक तीव्र अभिवेग कंपन गति एवं समायोजन जिस परिणाम स्वरूप प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक घात तरंगे यानी कि शॉक वेव उत्पन्न होती हैं और चारों ओर सभी दिशाओं में फैलती हैं। पृथ्वी में होने वाले इन कंपनों का स्वरूप तालाब में फेंके गए एक कंकड़ से उत्पन्न होने वाली लहरों की भांति होता है। भूकंप बहुधा आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है विश्व में प्रति 3 मिनट में एक भूकंप होता है। भूकंप बहुधा आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है विश्व में प्रति 3 मिनट में एक भूकंप होता है। साधारणतः भूकंप के होने के पूर्व यानी कि पहले कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है, यह अकस्मात हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भूकंप पृथ्वी स्तर के स्थानांतरण से होता है। इन स्थानांतरण से पृथ्वी तल पर ऊपर और नीचे दाहिनी तथा बाईं ओर गति उत्पन्न होती है और इसके साथ साथ पृथ्वी में मरोड़ भी आता है। नीचे अब हम चलिए देख लेते हैं भूकंप गति से पृथ्वी के पृष्ठ पर की तरंगों भाग पर पानी के तल के सदृश तरंगे उत्पन्न होती हैं। 1890 यानी कि 1890 ईस्वी में असम में जो भयंकर भूकंप आया था उसकी लहरें धान के खेतों में स्पष्टता देखी गई थी। यानी कि 1890 में एक भूकंप आया था असम में, उसकी लहरें धान के खेतों में स्पष्टता देखी गई थी। पृथ्वी की लचीली चट्टानों पर किसी प्रहार की प्रतिक्रिया रबर की प्रतिक्रिया की भांति होती है। ऐसी तरंगों के चढ़ाव उतार प्रायः 1 फुट तक होते हैं। तीव्र कंपन से धरती फट जाती है और दरारों से बालू, मिट्टी, जल, गंध कवाली जैसे
कभी कभी बड़े तीव्र वेग से निकल आती हैं। इन पदार्थों का निकलना उस स्थान की भूमिगत अवस्था या अधास्थल अवस्था पर निर्भर करता है। जिस स्थान पर ऐसा विक्षोभ होता है वहाँ पृथ्वी तल पर वलन या विरूपण अधिक तीक्ष्ण होते हैं। ऐसा देखा गया है कि भूकंप के कारण पृथ्वी में अनेक तोड़ मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े भूकंपों के कुछ पहले या साथ साथ भूगर्भ से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि भीषण गड़गड़ाहट के सदृश होती है। भूकंप की यह विकट गड़गड़ाहट मटीली जगहों की अपेक्षा पथरीली जगहों में अधिक शीघ्रता से सुनी जाती है। भूकंप से अभ्यंतर भाग की अपेक्षा पृथ्वी के तल पर कंपन अधिक तीव्र होता है। असम के सन 1897 यानी कि 1897 वाले भूकंप की ध्वनि रानीगंज की कोयले खानों में सुनी गई थी। उस पर भूकंप का अनुभव वहाँ नहीं हुआ था। अब भूकंप का वितरण देख लेते हैं कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं भूकंप का वितरण। अब तक जितने भूकंप इस भूमंडल पर हुए हैं, यदि उन सब का अभिलेख हमारे पास होता तो उससे स्पष्ट हो जाता कि पृथ्वी तल पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कभी न कभी भूकंप ना आया हो। जो क्षेत्र आज भूकंप शून्य समझे जाते हैं वे कभी भूकंप क्षेत्र रह चुके हैं। इधर भूकंप के संबंध में जो वैज्ञानिक खोजबीन हुई है उससे ज्ञात हुआ है कि भूकंप क्षेत्र दो वृत्ताकार कटिबंध में विपरीत हैं। इनमें से एक भूकंप प्रदेश न्यूजीलैंड के निकट यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर से आरंभ होकर यानी कि स्टार्ट होते हैं उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ चीन के पूर्व भाग में आता है। यहाँ से यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर जापान होता हुआ बेरिंग मुहाने को पार करता है और फिर दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम की ओर होता हुआ अमेरिका की पश्चिमी पर्वत श्रेणी तक पहुँच जाता है। दूसरा भूकंप प्रदेश जो वस्तुतः पहले की शाखा की है ईस्ट इंडीज द्वीप समूह से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी पर बर्मा यानी कि जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, हिमालय, तिब्बत तथा एल्प्स से होता हुआ दक्षिण पश्चिम घूमकर अटलांटिक महासागर पार करता हुआ पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज़ होकर मैक्सिको में पहले वाले भूकंप प्रदेश में मिल जाता है। या मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे आगे वाला मिल जाता है। पहले भूकंप क्षेत्र को प्रशांत परिधि पेटी यानी कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। इसमें 68% यानी कि 68% भूकंप आते हैं और दूसरे को रूप सागरीय पेटी मेडिटेरियन बेल्ट इसके अंतर्गत समस्त विश्व के 21% भूकंप आते हैं यानी कि 21%। इन दोनों प्रदेशों के अलावा चीन, मंचूरिया और मध्य अफ्रीका में भी भूकंप के प्रमुख देश केंद्र हैं यानी कि समुद्रों में भी हिंद, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों में भूकंप के केंद्र हैं। भूकंप के कारण क्या हैं? अत्यंत प्राचीन काल से भूकंप मानव के सम्मुख एक समस्या बनकर उपस्थित होता रहा है। प्राचीन काल में इसे देवी प्रकोप समझा जाता रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग सभ्यता के देशों में भूकंप के भिन्न भिन्न कारण दिए गए, मतलब अलग अलग प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग कारण बताए गए हैं। कोई जाति इस पृथ्वी को सर्प पर, कोई बिल्ली पर, कोई सूअर पर, कोई कछुए पर और कोई एक बृहत्काय राक्षस पर स्थिति समझती है। उन लोगों का विश्वास है कि इन जंतुओं से हिलने डुलने से भूकंप होता है। अरस्तु 384 यानी कि 384 का विचार था कि आधा स्थल की वायु जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तब भूकंप आता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में लोगों का अनुमान था कि पृथ्वी के अंदर रासायनिक कारणों से तथा गैसों के विस्फोटन से भूकंप होता है। 18वीं सदी में यह विचार पनप रहा था कि
पनप रहा था। किस पृथ्वी के अंदर वाली गुफाओं केस अचानक गिर पड़ने से भूकंप आता है। 1874 यानी कि 1874 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जूस ने अपनी खोज के आधार पर कहा था कि भूकंप भ्रम की सीध में भूपर्पटी के खंडन या फिसलने से होता है। ऐसे भूकंपों को विवर्तनिक भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। सामान्य यानी कि नॉर्मल, जबकि उद्गम केंद्र की गहराई 48 किलोमीटर तक हो तो उसे सामान्य कहते हैं, यानी कि। और दूसरा है मध्यम यानी कि इंटरमीडिएट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जबकि उद्गम केंद्र की गहराई 48 से 200। गहरा उद्गम यानी कि डीप फोकस, जबकि उद्गम केंद्र की गहराई 240 से 1200 किलोमीटर तक हो तो उसे डीप फोकस कहते हैं। इनके अलावा 2 प्रकार के भूकंप और होते हैं, ज्वालामुखीय यानी कि वोल्केनिक और निपात यानी कोलैप्स। 18वीं सदी में भूकंपों का कारण ज्वालामुखी समझा जाने लगा था, परंतु शीघ्र ही यह मालूम हो गया कि अनेक प्रलयंकारी भूकंपों का ज्वालामुखी से कोई संबंध नहीं है। हिमालय पर्वत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, परंतु हिमालय क्षेत्र में गत 100 वर्षों में अनेक भूकंप आए हुए हैं, यानी कि पिछले 100 वर्षों में कई सारे भूकंप आए हुए हैं, पर कोई केंद्र वहाँ पर मौजूद नहीं। अति सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर पता चला है कि ज्वालामुखी भूकंप का परिणाम अल्प क्षेत्रों में यानी कि कम में ही सीमित रहता है। इसी प्रकार निपात भूकंप का यानी कि जो कोलैप्स होते हैं भूकंप का, जो चूने की चट्टान में बनी कंदरा या खाली की हुई खानों की छत के निपात से उत्पन्न होते हैं, भी परिणाम अल्प क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। कभी कभी तो केवल हल्के कम मात्र ही होते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। भूविज्ञानियों की दृष्टि भूकंप के कारणों को खोज निकालने के लिए पृथ्वी के आभ्यंतरिक स्तरों की ओर गई। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भूकंप वर्तमान युग में उन्हीं पर्वत प्रदेशों में होते हैं जो पर्वत भौमिकी की दृष्टि से नवनिर्मित हैं। जहां ये पर्वत स्थित हैं वहां भूमि की सतह कुछ ढलवां है, जिससे पृथ्वी के स्तर कभी कभी अकस्मात बैठ जाते हैं। स्तरों से अधिक दबाव के कारण ठोस स्तरों के फटने या एक चट्टान की दूसरी चट्टान पर फिसलने से होता है, जैसा ऊपर भी कहा जा चुका है। पृथ्वी स्तर की इस अस्थिरता से जो भूकंप होते हैं उन्हें विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। भारत के सब भूकंपों का कारण विवर्तनिक भूकंप। अब हम देख लेते हैं भूकंप के कारणों पर निम्नलिखित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। सन 1906 में हैरी फील्डिंग रीड ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत सैन फ्रांसिस्को के भूकंप के पूर्ण अध्ययन तथा सर्वेक्षण के पश्चात प्रकाश में आया था। इस सिद्धांत के अनुसार भूपर्पटी पर नीचे से कोई बल लंबी अवधि तक कार्य करे तो वह एक निश्चित समय तक बिंदु तक अपनी क्षमता तक उस बल को सहेगी और उसके पश्चात चट्टानों में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। विकृति उत्पन्न होने के बाद भी यदि बल कार्य करता रहेगा तो चट्टानें टूट जाएंगी। इस प्रकार भूकंप के पहले भूकंप गति यानी कि अर्थक्वेक मोशन बनाने वाली ऊर्जा चट्टानों में प्रत्यास्थ विकृति ऊर्जा यानी कि इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी के रूप में संचित होती रहती है। टूटने के समय चट्टानें भ्रंश के दोनों ओर अविकृति की अवस्था के प्रति क्षिप्त यानी कि रिबाउंड होती है। प्रत्यास्थ ऊर्जा भूकंप तरंगों के रूप में मुक्त होती है। प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत केवल भूकंप के उपयुक्त कारण को जो भौमिकी की दृष्टि से भी समर्पित होता है ही बतलाता है। दूसरा इसका कारण क्या है देख लेते हैं। पृथ्वी के शीतल होने का सिद्धांत यानी कि ठंडा होने का सिद्धांत क्या है।
भूकंप के कारणों में एक अत्यंत प्राचीन विचार पृथ्वी का ठंडा होना भी है। पृथ्वी के अंदर करीब 700 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई में के ताप में भूपर्पटी के ठोस होने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। पृथ्वी अंदर से गर्म तथा प्लास्टिक अवस्था में है और बाहरी सतह ठंडी तथा ठोस है। यह बाहरी सतह भीतरी सतहों के साथ ठिकस अनुरूप नहीं बैठती तथा निपतित होती हैं और इस तरह से भूकंप होते हैं। समस्थिति इसका तीसरा है। आइसोस्टेसी सिद्धांत। इसके अनुसार भूतल के पर्वत एवं सागर धरातल एक दूसरे को तुला की भांति संतुलन में रखे हुए हैं। जब क्षरण आदि द्वारा ऊंचे स्थान की मिट्टी नीचे स्थान पर जमा हो जाती है तब संतुलन बिगड़ जाता है तथा पुनः संतुलन रखने के लिए जमाव वाला भाग नीचे धंसता है और यह भूकंप का कारण बनता है। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी तक अनेकों भूवैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन पर अपने अपने मत प्रतिपादित किए हैं। इनके अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक पिंड यानी कि मास थे जो पीछे टूट गए और धीरे धीरे विस्थापन से अलग अलग होकर आज की स्थिति में आ गए। देखें महाद्वीप। इस परिकल्पना में जहाँ कुछ समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है वहीं विस्थापन के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक बल के अभाव में यह परिकल्पना महत्वहीन भी हो जाती है। इसके अनुसार जब महाद्वीपों का विस्थापन होता है तब पहाड़ ऊपर उठते हैं और उसके साथ ही भ्रंश तथा भूकंप होते हैं। और हम नीचे देख लेते हैं रेडियो एक्टिविता यानी कि रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। सन 1925 यानी कि 1925 में जॉली ने रेडियो एक्टिव ऊर्जा उष्मा यानी कि हीट के जो महाद्वीपों के आवरण के अंदर एकत्रित होती है चक्रीय प्रभाव के कारण भूकंप होने के संबंध में एक सिद्धांत का विकास किया। इसके अनुसार रेडियो एक्टिव उष्मा जब मुक्त होती है तब महाद्वीपों के अंदर की चीज़ों को पिघला देती है और यह द्रव्य छोटे से बल के कार्य करने पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यद्यपि इस सिद्धांत की कार्य विधि कुछ विचित्र सी लगती है। संवहन धारा यानी कि कन्वेंशन करंट सिद्धांत। अनेक सिद्धांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि पृथ्वी पर संवहन धाराएं चलती हैं। इन धाराओं के परिणाम स्वरूप सतही चट्टानों पर कर्षण यानी कि ड्रैग होता है। ये धाराएं रेडियो एक्टिव उष्मा द्वारा संचालित होती हैं। इस कार्यविधि के परिणाम स्वरूप विकृति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कुछ समय में यह विकृति इतनी अधिक हो जाती है कि इसका परिणाम भूकंप होता है। उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र यानी फोकस एंड एपिसेंटर सिद्धांत क्या है? भूकंप का उद्गम केंद्र पृथ्वी के अंदर वह बिंदु है जहां से विक्षेप रूप शुरू होता है। अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु है। नीचे हम देख लेते हैं भूकंपों की भविष्यवाणी के संबंध में रूस के ताजिक विज्ञान अकेडमी के भूकंप विज्ञान तथा भूकंप प्रतिरोधी निर्माण संस्थान के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हाल में यह निष्कर्ष निकाला गया है। कहाँ के? रूस के ताजिक विज्ञान अकेडमी के भूकंप विज्ञान तथा भूकंप प्रतिरोधी निर्माण संस्थान के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हाल में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि भूकंपों के दोबारा होने का समय अभिलेखित कर लिया जाए और विशेष क्षेत्र में पिछले इसी प्रकार के भूकंपों का काल विदित रहें तो आगामी अधिक शक्तिशाली भूकंप का वर्ष निश्चित किया जा सकता है। भूकंप विज्ञानियों में एक संकेत प्रचलित है। भूकंपों की आवृत्ति की काल नीति का कोण और शक्तिशाली भूकंप की दशा का इस कल नीति में परिवर्तन आता है। इसकी जानकारी के पश्चात भूकंपीय स्थल पर यदि तेज विद्युतीय संगणक उपलब्ध हो सके तो
2-3 दिन के समय में ही शक्तिशाली भूकंप के संबंध में तथा संबद्ध स्थान के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है और भावी अभिकेंद्र तक का अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसमें भूकंप का प्रभाव देख लेते हैं क्या है। भूकंप का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग ढंग से पड़ता है। पेड़ गिर जाते हैं, जब बड़े बड़े विशाल खंड शिलाखंड सड़क जाते हैं, अल्पकाल के लिए बहुधा छोटी अथवा विशाल झीलें बन जाती हैं, विशाल क्षेत्र धंस जाते हैं और कुछ भूखंड सदैव के लिए उड़ जाते हैं। कई दरारें खुलती हैं एवं बंद होती हैं, सोते बंद हो जाते हैं तथा सरिताओं के मार्ग बदल जाते हैं। भूकंप तरंगों का सबसे विध्वंसक प्रभाव मानव निर्मित आकारों जैसे रेल मार्गों, सड़कों, पुलों, विद्युत एवं टेलीग्राफ के तारों आदि पर पड़ता है। सहस्त्रों वर्षों से स्थापित सभ्यता एवं आवास को ये भूकंप क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। इनके कारण भ्रंशों का विशेषकर अनुस्तरी डिस्कॉर्डेंट भ्रंशों का होना बताया जाता है। पृथ्वी का झटका यानी कि अर्थ लर्चेस इसे कहते हैं। भूकंप के कारण बहुधा मिट्टी इस तरह से फेंकी जाती है जैसे कि नदी तल के समांतर में दरारें पड़ जाती हैं। यहाँ पर जड़त्व गुरुत्व से अधिक महत्वपूर्ण कारण है। भूकंप से भूकंपी फव्वारे इत्यादि भी बनते हैं तथा पहाड़ों की ढलानों पर पड़ी हुई चट्टानें तथा अन्य चीज़ें वहाँ से लुढ़क कर नीचे आ जाती हैं। समुद्र से भूकंप से सुनामीस नामक तरंगें पैदा होती हैं। ये समुद्र में छोटे छोटे ज्वालामुखी के फूटने से, तूफान से या दाब में एकाएक परिवर्तन होने से उत्पन्न होती हैं। ये जापान और हवाई द्वीप समूह के निकट अधिक संख्या में अभिलिखित की गई हैं तथा इनसे समुद्र तटों पर बहुत क्षति होती है। भूकंप लेखी यानी कि सेस्मोग्राफ, भूकंप का पता लगाने के लिए जो यंत्र बने हैं उन्हें भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप के कारण प्रभाव तथा अन्य प्रकार के संबंधित विषयों का अध्ययन भूकंप विज्ञान सेस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। भूकंप लेखी से अब पृथ्वी के अंदर तेल रखने का भी पता लगाया जाता है। देखें भूकंप मापी को। भूकंप पृथ्वी की परत क्रस्ट से ऊर्जा के अचानक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आता है जो भूकंपी तरंगें यानी कि सेस्मिक वेव उत्पन्न करता है। भूकंप का रिकॉर्ड एक सेस्मोमीटर के साथ रखा जाता है जो सेस्मोग्राफ भी कहलाता है। इस भूकंप का क्षण परिणाम यानी कि मोमेंट मैग्नीट्यूड पारंपरिक रूप से मापा जाता है। यह संबंधित और अप्रचलित रिक्टर परिमाण लिया जाता है। 3 यह कम परिमाण के रिक्टर तीव्रता का भूकंप अक्सर इम्परसेप्टिबल होता है और 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण होता है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मर्केली पैमाने यानी कि मर्केलाई स्केल पर किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर अपतटीय स्थिति में होता है या समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है जो सुनामी का कारण है। भूकंप के झटके कभी कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी गतिविधियों को भी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। लाइक करने में आपको केवल 2 सेकंड लगेंगे और ये हमें बनाने में इसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।